नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में 3-4 महीने बचे हैं। सत्ता पूरी दमदारी के साथ अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। कोशिश है कि हजारों कार्यकर्ताओं को रोज राम मंदिर लाया जाए। देश के अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए। जहाज से बुलाया जाए, हवाई जहाज से बुलाया जाए, रेल से बुलाया जाए, बस से बुलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। कार्यकर्ता जब आएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तब उनको एक कुछ सामग्री दी जाए, उनसे कहा जाए अपने अपने राज्यों में बांटिए। एक वातावरण अब से मार्च तक चलाने का प्रोग्राम है। यानी सत्ता राम मंदिर के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति, विपक्ष के किस नेता का क्या खेल है, विपक्ष के किस राज्य के किस नेता का क्या प्लान है, इन सारी बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। और देश के जाने माने पत्रकार, जिनको आप बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखते हैं, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी जिनकी राजनीति पे है, ऐसे प्रोफेसर अभय कुमार जी मेरे साथ हैं। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका। और आज मैं बात करना चाहूँगा विपक्ष की राजनीति पर। नीतीश कुमार को इंडिया का गठबंधन का संयोजक बनाने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर खड़गे साहब की भूमिका क्या रहेगी आपके हिसाब से? क्या राजनीति है नीतीश और खड़गे जी? देखिए, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर से ही सही, लेकिन अब इंडिया गठबंधन उस काम को करने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेरी भी सूचनाएं ये बताती हैं और अन्य पत्रकारों की भी सूचनाएं ये बताती हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों में एक आध को अगर छोड़ भी दिया जाए, तो वो नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए तैयार है। और जब नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, तो इस गठबंधन का चेयरपर्सन यानी कि सभापति वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, ऐसी सूचना है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं ये नीतीश और खड़गे की एक आदर्श जोड़ी होगी। और गठबंधन की जो जरूरतें हैं, गठबंधन की दो मुख्य जरूरतें हैं। पहली गठबंधन की जरूरत तो यह है कि तुरंत बिना देर किए हुए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मैं इसको सबसे ज्यादा आसान काम मानता हूं। ये इतना आसान काम है कि 1-1.5 महीने 2 महीने पहले भी जिस दिन ये चाहते उस दिन कर सकते थे। देखिए, इसका सीधा फार्मूला मेरी निगाह में है। अगर मुझे वो जिम्मेदारी, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं बना के दे दूंगा आपको, और आप थोड़े बहुत संशोधन के साथ उसको मान लें। ये सोनिया गांधी 9 मुद्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हैं। वो 9 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप किसी साधारण व्यक्ति को जो राजनीति की मोटी मोटी जानकारी रखता हो, उनको 9 मुद्दे बताइए, तो वो कहेंगे हाँ, ये 9 मुद्दे जो हैं विपक्ष के मुद्दे हैं। इसके बाद जो क्षेत्रीय दल शामिल हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए, भाई आपका कोई विशेष मुद्दा है, क्योंकि आपके प्रदेश की राजनीति के हिसाब से मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, तो वो मुद्दे भी उसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो इस तरह 9 मुद्दे सोनिया गांधी के और बाकी क्षेत्रीय दलों के मुद्दे मिलाकर 18 या 20 सूत्रों का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम फटाफट तैयार किया जा सकता है। ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है, और मेरा मानना यह है कि इसे अगले हफ्ते तैयार कर लेना चाहिए। और जैसे ही नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, मुझे लगता है उनका पहला काम यही होगा, और वो इस काम को बड़ी आसानी और कामयाबी के साथ कर लेंगे। सब लोग उसके ऊपर अपनी सहमति दे देंगे। मुझे लगता है अगली मीटिंग होगी, इन दोनों की ताजपोशी होगी, और उसके बाद में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेंगे। इसके बाद और इसी के समांतर, इसी के साथ साथ गठ जो सीटों का तालमेल है, उसकी गतिविधियां चलेंगी। वो मुझे लगता है कि नीतीश और खड़गे से ज्यादा समझदार, तजुर्बेकार और हर ऊंच नीच का ध्यान रखने वाला, गठबंधन की राजनीति में महारत रखने वाला कोई और नेता है नहीं। वो बड़ी आसानी के साथ इस काम को करेंगे। थोड़ी बहुत जहां पेचीदगी रह जाएगी, वहां कोई वैकल्पिक तरीके खोजेंगे, जैसे आप जिसको फ्रेंडली फाइट कहते हैं वगैरह वगैरह। मैं तो बहुत फ्रेंडली फाइट के पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि ज्यादातर सीटों के ऊपर, अधिकतम सीटों के ऊपर इन लोगों में तालमेल हो जाना चाहिए। तो मोदी जी को जिस चीज का डर था, वही चीज होने जा रही है। ये चीज मैं मानता हूं कि 2 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब ये देर से हो रही है, लेकिन अगर जनवरी के महीने में 20 जनवरी तक या 25 जनवरी तक भी ये दोनों काम हो जाते हैं, तब फिर मोदी जी को 2024 के चुनाव में
कड़ी चुनौती दी जा सकेगी। अभय जी, आपने कहा कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसी कौन सी चीज है जो ये इंडिया गठबंधन सामने लाएगा और जनता का, पूरे देश का जन समर्थन उसे मिल जाएगा? आपके हिसाब से कौन सी चीज ऐसी सबसे ज्यादा? देखिए, मैं अपनी सवाल ये नहीं है कि मेरी और आपकी राय क्या है। सवाल ये नहीं है किसी अभय जी, मैं किसी उन परिस्थिति में पूछ रहा हूँ जब घोषणा पत्र बनाने का काम आपको दे दिया गया हो। हाँ, तो वही मैं ऐसी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आखिरकार अगर मुझे बनाने को दिया जाएगा तो मैं कहाँ से अपनी बातों की जुगाड़ करूंगा, कहाँ से लाऊं? वही मैं कह रहा हूँ, मेरी निजी राय महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये जनता क्या सोच रही है। अभी देखिए, हाल ही में संदीप चौधरी ने एक सी वोटर से एक सर्वेक्षण करवाया। 1-2 दिन लगातार सर्वेक्षण चला। पहले दिन सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, जिनको सरकार खुद पेश करती है, और दूसरे दिन सरकार की चुनौतियां क्या हैं, जिन्हें सरकार पेश करने से कतराती है। तो पहले दिन सरकार की उपलब्धियां क्या थी? राम मंदिर बनवा रही है सरकार, रामलला का मंदिर बन रहा है। दूसरी उपलब्धि थी धारा 370 हटा दी। तीसरी उपलब्धि थी कि भाई दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर दिया, बड़े बड़े नेताओं के साथ मोदी जी झूला झुलाते हैं, किसी को चाट खिलाते हैं, किसी के साथ गले मिलते हैं, वगैरह वगैरह। ये तीसरी बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी ये उपलब्धियां हैं, जो कि जब इनसे जनता के बारे में पूछा गया तो किसी की रेटिंग 60-62% आई, किसी की रेटिंग 65% आई, किसी की रेटिंग 66% आई, किसी की 61% रेटिंग आई। और इसमें सबसे कम रेटिंग जिस चीज की आई, आपको जान के ताज्जुब होगा, वो थी ये सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, शौचालय योजना है, या डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट है, या किसान सम्मान निधि है, या मुफ्त अनाज है, ये जो चला रखा है, इसकी रेटिंग जो लोग इनको बहुत ही अच्छा मानते थे, उनकी संख्या केवल 38% थी। जो लोग अच्छा मानते थे लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, उनको मिला के उनकी रेटिंग जो है वो 50%, 55% के आसपास जाती थी। तो ये वो चीजें हैं जो सरकार खुद मंच पर खड़े होकर कहती है कि भाई हमने ये किया, और जनता उसको किस दृष्टि समझती है। दूसरे दिन जब हम लोगों ने सर्वेक्षण में भागीदारी की तो फिर पूछा गया महंगाई का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न, सांप्रदायिक विद्वेष का प्रश्न, ये सवाल लोगों से पूछे गए। तो आप जानते हैं इनकी रेटिंग और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है, इसका प्रश्न पूछा गया लोगों से। तो इनकी रेटिंग थी 77%, 80%। इनकी मतलब जो पहले दिन सरकार की उपलब्धियों की रेटिंग है, उनसे इन समस्याओं की जो सरकार छिपाती है, तो आंकड़ों को फर्जीवाड़ा करके लोगों झूठ बोलती है इसके ऊपर, इनकी रेटिंग इतनी जबरदस्त थी। ये भी आम लोगों से, उन्हीं लोगों से पूछा गया सवाल। तो इससे आप समझ लीजिए कि आखिरकार वो मुद्दे कौन से हो सकते हैं, विपक्ष को कहां फोकस करना चाहिए। भाई लोग साफ देख रहे हैं कि भाई 10% लोग ऐसे हैं जिनमें देश की सारी संपत्ति भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये सब लोग कह रहे हैं इस बात को। महंगाई कितना बड़ा प्रश्न है, पता लगा 80% से ज्यादा लोग महंगाई का सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी उससे भी ज्यादा आगे बढ़ी हुई है। सांप्रदायिक विद्वेष सब लोग कह रहे हैं हाँ ये बहुत फैल रहा है देश में, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज है, यहीं से समझ में आता है कि आखिरकार विपक्ष के मुद्दे कौन से होने चाहिए, विपक्ष को किन मुद्दों को रेखांकित करके जनता के बीच में ले जाना चाहिए। और अभी तक विपक्ष की ये कमी रही है कि उन्होंने इन मुद्दों को ठीक से रेखांकित नहीं किया है। विपक्ष को अभी तक महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर अभी नहीं, 1 साल भर से बड़े बड़े आंदोलन चलाने चाहिए, जिसमें विपक्ष के नेता सड़कों पर जूझते, उनके कार्यकर्ता संघर्ष करते। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें इन प्रश्नों को बड़ी जोरदारी के साथ उठाया गया, और अब जो न्याय यात्रा होगी उसमें भी इन सवालों को उठाया जाएगा। इन 2 कार्यक्रमों को अगर आप छोड़ दीजिए, एक जो होने वाला है और एक जो हो चुका है, इनको अगर आप छोड़ दीजिए तो आपको कहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस तरह की जन कार्रवाई, पब्लिक एक्शन जो रोड के ऊपर होता है, वो होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये जब सोनिया गांधी के 9 मुद्दे आप देखेंगे तो उनमें 9 मुद्दों में ये सारी बातें मिलेंगी आपको। इसके बाद हो जाता है कि जो राज्य के स्तर पर क्षेत्रीय शक्तियां, उन राज्यों का स्पेसिफिक, उन राज्यों का विशिष्ट मुद्दा क्या है, ये क्षेत्रीय शक्तियों के नेता बताएंगे।
कि भाई हमारे राज्य के लिए खास बात क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक किसी कहीं कहीं मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण पानी विवाद है, तो अब वो मुद्दा हरियाणा है, पंजाब पानी हुआ, तो वो मुद्दा भी आना चाहिए ना साझा कार्यक्रम में। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से वो साझा कार्यक्रम बनेगा, जो बहुत आसान है बनाना, मैं मानता हूँ। लोगों का मानना यह अभय जी कि विपक्ष जितने तेवरों के साथ सरकार का विरोध सड़कों पे करना चाहिए उतना कर नहीं रहा। अभी अभी ढीला है मामला, 3-4 महीने बचे हैं, उतना तेवर से विरोध नहीं कर पा रहा, ये लोग कहते हैं। 3-4 महीने नहीं बचे हैं, आप ज्यादा समय बता रहे हैं। देखिए, पिछले बार 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो आज कितनी तारीख है? आज 3 तारीख है। हाँ। आज का दिन भी निकल गया। तो कायदे देखा जाए इस महीने में तो 28 दिन बचे। 29 दिन की फरवरी है इस बार। एक दिन आपको वहां पर अतिरिक्त मिल गया, 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है उसमें आपको एक दिन मिल गया। और उसके बाद आप समझ लीजिए मार्च के 10 से लेके 15 मार्च के बीच में जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको 2 महीना कुछ दिन मिल रहे। जब जनवरी 20 या 25 जनवरी तक आप ये सब काम अपने कर लेंगे, विपक्ष कर लेगा, तब उसके पास व्यवहारिक रूप से 1.25 महीना होगा इनके इर्द गिर्द एक नैरेटिव बुनने का। क्या देखिए पर्याप्त उसकी होगा? जी नहीं, पर्याप्त नहीं है, कम होगा, ये कम होगा। देखिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मोदी सरकार को तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि आप किसी सरकार के सामने आंकड़े फेंक के उसे हरा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मोदी के सामने उनकी विफलता के आंकड़े फेंके और मोदी चुनाव हार जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आंकड़ों के इर्द गिर्द एक नैरेटिव बुनना पड़ता है। नैरेटिव बुनने के लिए समय चाहिए होता है, संसाधन चाहिए होता है, चतुराई चाहिए होती है, योजना चाहिए होती है। विपक्ष को इनका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया है, इसके लिए उसकी पीठ ठोकी जानी चाहिए, वो है इंडिया गठबंधन बनाने का। लेकिन उसको बनाने के बाद सुस्त होकर बैठ गया। जो काम पहली मीटिंग में ही हो जाना चाहिए था, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का, नीतीश को नहीं बनाते तो किसी और को बनाते। मुझे तो लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पर, जाती तौर पर विपक्ष की एकता करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार की है। सारे हिंदुस्तान में घूमे, जगह जगह मुख्यमंत्रियों से मिले। जो लोग चंद्रशेखर राव के साथ में तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे, उनसे भी कहा यार तीसरा मोर्चा क्या बनेगा, इस मोर्चे में आओ। वो सब चंद्रशेखर राव की तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें थी, वो नीतीश कुमार की कोशिशों से नाकाम हुई। मेरी जहां तक सूचना यह है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार से बातचीत करके कहा कि आप तीसरा मोर्चा बनाने में अगाऊ भूमिका का निर्वाह कीजिए। एक तरह से इसमें कांग्रेस की भी सहमति थी पूरी की पूरी। और जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कोई पहलकदमी नहीं दिखाई, तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस में छींटाकशी भी की, उनकी आलोचना भी की। अब कांग्रेस पूरी तरीके से इस मामले में मुझे कटिबद्ध लग रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। तो ये अभय जी, इससे तो ये संकेत साफ हुआ कि इस मामले में देरी करने में ज्यादा बड़ी लापरवाही कांग्रेस ने करी। कांग्रेस की तरफ से पहल होनी चाहिए थी, बड़ी पार्टी। विपक्षी एकता अगर कामयाब होगी तो वो भी कांग्रेस की वजह से कामयाब होगी, और नाकाम होगी तो वो भी कांग्रेस की वजह से नाकाम होगी। विपक्षी एकता को कितने नंबर आप देते हैं मई के महीने के बाद में, यानी उसके इंडेक्स को कितना आप ऊंचा मानते हैं पिछले चुनावों के मुकाबले, ये कांग्रेस ने जो किया धरा है उसी के आधार पर तय होगा। उसकी वजह है, देश में केवल 3 मल्टी स्टेट पार्टियां हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस, और तीसरी 2 स्टेट की पार्टी है आम आदमी पार्टी। बाकी कोई भी पार्टी मल्टी स्टेट पार्टी नहीं। दूसरी जगहों पर चुनाव वगैरह लड़ती हैं, लेकिन सरकार बनाने की हैसियत नहीं है। छोटा मोटा अपनी केवल उपस्थिति दिखाती, वोट काट लेती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती हैं, इससे ज्यादा कोई पार्टी कुछ नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ताधारी दल है, तो विपक्ष की एकता की एंकर पार्टी कांग्रेस ही बन सकती है। इस देश में अगर किसी पार्टी में 100 से लेकर 150 सीटें जीतने की संभावना हो सकती है तो वो कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी भी नहीं इतनी सीटें जीत सकती, नेचुरली नहीं जीत सकती, लेकिन कांग्रेस को करना है। और आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव में क्षेत्रीय दल तो अच्छा लड़े थे भाजपा के खिलाफ।
हाँ। भाजपा क्षेत्रीय दलों से कहाँ जीत पाई थी? हम्म, क्षेत्रीय दल आगे थे भाजपा से, हम्म, कांग्रेस हार गई थी, हाँ। वो पूरी तरह हार गई थी। तो देखिए, जो कांग्रेस चुनाव जीतेगी अपने इलाकों में, अपने प्रभाव के इलाकों में, तो फिर मोदी हारेंगे, वरना नहीं हारेंगे। क्योंकि क्षेत्रीय दलों को तो मोदी फिर पिछली बार भी हराने में नाकाम रहे थे, इस बार भी हराने में नाकाम रहेंगे, हो सकता है इस बार ज्यादा नाकाम रहे हराने में। लेकिन सवाल इस बात का है, यही है यक्ष प्रश्न विपक्षी एकता का, और 2024 के चुनाव का यक्ष प्रश्न यही है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है 2019 के मुकाबले या नहीं करती। लगभग 200 सीटें ऐसी होंगी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का सीधा है ना। बिल्कुल, वहां बीजेपी 91% का स्ट्राइक रेट है उसका। अगर कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाजपा का स्ट्राइक रेट घटा के 10% पे ले आइए या 15% पे ले आइए, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस अगर 15% का स्ट्राइक रेट भी भाजपा का कम कर दे तो ही मोदी मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अभय जी करेगा कौन? मुझे तो लग रहा है ईडी जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल, सोरेन जिस हिसाब से सम्मन भेज रही है, 10-15 दिन के अंदर सारे मुख्यमंत्री तेजस्वी वगैरह तो जेल में होंगे। मेरे ख्याल से ये ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। सबको पता है, सब लोग अपनी अपनी पेशबंदी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पेशबंदी कर ली अपनी, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, कल्पना सोरेन को। वो उससे सीट भी खाली करवा दी गई है एमएलए की, जो आदिवासी मुसलमान प्रधान सीट है उस पर जीत जाएंगी कल्पना सोरेन आसानी के साथ में। देखिए, वहां शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव हार गए थे, इसलिए इस मामले में उन लोगों ने काफी सतर्कता बरती। हेमंत सोरेन के पिताजी उनसे ज्यादा बड़े नेता रहे आदिवासियों के, झारखंड बनाने में उनका प्रमुख भूमिका थी, वो अपना चुनाव हार गए थे। और इधर अरविंद केजरीवाल ने जनमत संग्रह करके ये एक तरह से स्थापित कर दिया है कि वो जेल में रह के चलाएंगे सरकार। जेल में रहकर सरकार चलाई जा सकती है तो चुनाव क्यों नहीं चलाया जा सकता है? चुनाव भी चलाया जा सकता है। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो बाहर है इस वक्त, तेजस्वी यादव अंदर चले जाएंगे तो लालू यादव हैं नेतृत्व करने के लिए, उनकी मां भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी समस्या है जो कि विपक्ष के रास्ते में, ये लोग बाहर रहे हैं, चुनाव प्रचार में भाग रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब जो परिस्थिति की मजबूरी ये है कि अगर मान लीजिए उन्हें अंदर जाना पड़ रहा है तो उन्हें पहले से पूरा अपना इसके लिए इंतजाम करके रखना होगा, जो वो करने में लगे हुए भी हैं। अच्छा भाई जी, अगर मान लीजिए इन लोगों की गिरफ्तारी होती है तो आपको क्या लगता है नुकसान होगा या सहानुभूति इनको ज्यादा मिलेगी और ज्यादा वोट इनको मिल जाएंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये लोग किस तरह से पेशबंदी करते हैं, अपना इंतजाम बंदोबस्त कैसे करते हैं, इस पर निर्भर कर रहे हैं। जो इनका जनाधार है, जो इनका प्रभाव क्षेत्र है, उसमें तो इनको फायदा होगा, इनके पक्ष में हमदर्दी की लहर उमड़ेगी। सवाल ये है कि जनाधार से बाहर के जो इलाके हैं, उन इलाकों में कैसा काम करते हैं, जो बाहर रह रहे लोग हैं वो किस तरह से चुनाव की तैयारी करते हैं, वगैरह वगैरह, सब ये इस पर निर्भर करता है। अच्छा, ये जो ईडी के नोटिस जिस तरह से दिए जा रहे हैं या और जांच एजेंसियां, बाकी लोग डरेंगे? ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर डरेंगी या बाकी नेता डरेंगे? हाँ, सब में है, एक अंदेशे और शंकाएं सबके सामने है। लेकिन एक और बात मैं मानता हूं, जो जननेता होता है वो इस नोटिस वोटिस से नहीं डरता है, न वो जेल जाने डरता है। यानी जो जनता का महबूब रहनुमा है, जनता इससे मोहब्बत करती है, वो नोटिस वोटिस से नहीं डरता है। ठीक है, वो संतुलित तरीके से आगे कदम बढ़ाता है, ऐसा भी नहीं खुद जाके जेल में बैठ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से दब जाएगा वो। अबे जी, सत्ता को क्या डर होगा? मोदी जी को क्या डर होगा? फिलहाल तो मोदी जी को कोई डर नहीं लग रहा है, ऐसे ऊपर से देखने में मीडिया बता भी ऐसा रहा है, लेकिन मोदी जी को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं विपक्ष में एक मजबूत एकता ना हो जाए। मोदी जी का सबसे बड़ा डर ये, अगर मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राहुल गांधी एक मंच पे आ जाएं उत्तर प्रदेश में, तो वो मोदी जी के लिए सबसे बड़ा डरावना दिन और डरावनी खबर होगी। परेशान हो जाएंगे, लगेगा। देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2019 में जो एसपी बीएसपी के बीच में गठजोड़ हुआ था, तो उसको आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि फ्लॉप था गठजोड़, वो उससे जो उम्मीदें की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद भी तो बीजेपी की सीटें उसने कम कर दी थी। हाँ।
जब ये सब जुड़ जाएगा आपस में बीजेपी की, फिर मोदी जी को ये अंदाजा लगाना पड़ेगा इस बार भाई 25 सीटें कम होंगी, 30 सीटें कम होंगी, 35 सीटें कम होंगी, क्या होगा। और अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं भाजपा के कैचमेंट एरिया में जहां कम कम मतों से फैसला हुआ था। वहां पर विपक्ष अगर चतुराई पूर्वक लड़े, अच्छा उम्मीदवार उतारे, बढ़िया तरीके से संसाधन झोंके, वहीं पे पूरा कंसंट्रेशन हो, पूरी ध्यान लगा के वहां चुनाव लड़ा जाए, तो वहां पे भाजपा से वो सीट छीनी जा सकती है, बशर्ते एक विपक्षी एकता भी दिखाई पड़े। देखिए, अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी और कांग्रेस, ये चारों मिल जाएंगे, तब आप मान लीजिए कि दो बराबर के योद्धाओं में उत्तर प्रदेश में जंग होगी। दो बरोबर की सेनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। कौन जीतता है कौन हारता है वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई जम के होगी। अगर ये लोग अलग अलग सब लड़े तो लड़ाई भी जम के नहीं होगी। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो अगर जरा सा भी गड़बड़ाया तो मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। नहीं, कहीं भरपाई करने के लिए है ही नहीं गुंजाइश। देखिए, कहीं सीटें उनकी बढ़नी तो है नहीं, अगर होंगी तो कम ही होंगी, 2 कम होंगी, 5 कम होंगी, 7 कम होंगी, 10 कम होंगी। ये चर्चा मतलब समीक्षा का विषय तो ये है ना। तो इतनी तो बहुत ज्यादा है भी नहीं बहुमत के लिए, 30, 33, 35 सीटें थी ज्यादा बहुमत से, 30 सीटें तो 31 सीट्स उनके पास बहुमत से ज्यादा है। तो तीन हाँ, अगर 5-5, 6-6 भी उनके प्रदेशों में सीटें कम हुई तो वो बहुमत उनका चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा इन सब चीजों पे भारी पड़ जाएगा? जो राम मंदिर के लिए आंदोलन की रणनीति है वो इन सब पे भारी पड़ जाएगी बाकी मुद्दों पर? देखिए, कोशिश तो भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है और उसमें भाजपा की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि भाई इतना बड़ा नियोजन, इतनी बड़ी कल्पना, इतना बड़े पैमाने पर करना। अब आप सोचिए, उनका है कि कितने लाख, एक संख्या बताई जाती है कि इतने लाख गांवों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लगातार भजन कीर्तन होगा। फिर इतने, दूसरी बताई जाती है कि इतने लाख मंदिरों में वो होगी मतलब आरती वगैरह होगी। फिर ये है कि अप्रैल में 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। तो अब ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। और अगर अच्छा, अब दूसरे, लेकिन इसका असर कोई उड़ीसा पे थोड़ी ना पड़ेगा, इसका सिर्फ तमिलनाडु पे थोड़ी ना पड़ेगा, पंजाब पे नहीं पड़ेगा, पंजाब पे नहीं पड़ेगा इसका असर, इसका असर केरल पे नहीं पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पे नहीं पड़ेगा इसका असर। तो जहां पे भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है वहां पर भाजपा अपनी स्थिति को इसके जरिए और मजबूत बनाएगी। कार्यकर्ताओं में उससे जोश आएगा, माहौल बनेगा जबरदस्त, जो बैकग्राउंड है वो तैयार होगी, बहुत उसमें तरह तरह की प्रतिध्वनियां होंगी, रामलला की जय वगैरह वगैरह। लेकिन जहां पे भाजपा जिन इलाकों का कोड क्रैक नहीं कर पाई है, उन इलाकों पे इसका असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये आने वाले 2-2.5 महीने जाहिर है एक बहुत बड़े जंग के मैदान के रूप में हो जाएंगे और दोनों सेनाएं अपनी तरफ से मयान से तलवार निकाल के लड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। विपक्ष अपनी सेना तैयार कर रहा है, विपक्ष अपनी फौज तैयार कर रहा है और उनके कौन सफेसालार होंगे ये भी लगभग तय हो गया है। बहुत शुक्रिया अभय जी, राजनीति को इतने विस्तार से समझाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी और आपको समझा रहे थे कि अब बहुत कम समय बचा है, विपक्ष की व्यू रचना कैसी होगी और चुनाव में क्या क्या संसाधन और क्या क्या तैयारियां हैं। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, कमेंट करिएगा, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।